कैसे हो दोस्तों। मैं हूं इस समय ओटोमन एम्पायर पैलेस में, जहां पर जो है सुल्तान रहा करते थे ओटोमन एम्पायर पीरियड में। और आज मैंने आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर ओटोमन एम्पायर बैन क्यों हुआ, या 2023 में जब वो इसके 100 साल का जो अवधि पूरी होगी तो क्या क्या उसे फैसिलिटीज़ दोबारा मिलेंगी। दोस्तों आपको पता है दुनिया में ना बहुत सारी सल्तनतें रही हैं, 1000 सल्तनतों ने राज किया है। जैसे सिकंदर हो गया, रोमन साम्राज्य अपने दौर का सबसे पावरफुल साम्राज्य माना जाता था। आपने मंगोलों के बारे में सुना होगा, चंगेज़ खां, नाम उसने चंगेज़ खां मुस्लिम वाला रखा था, लेकिन एक्चुअल में वो बुद्धिज़्म था। तो इसी तरीके से बहुत सारी सल्तनतों ने राज किया है। जैसे मैं और आसान भाषा में समझाऊँ आपको, तो आपने मुग़लों के बारे में सुना होगा, मुग़ल जो अफ़गानिस्तान से आए और उन्होंने इंडिया पर राज किया। इसी तरीके से ओटोमन एम्पायर उनका नाम आता है। सवाल यह है, इतनी सल्तनतें हैं लेकिन ओटोमन एम्पायर के बारे में बात क्यों की जाती है? क्योंकि ओटोमन एम्पायर एक ऐसी सल्तनत थी जिसने एक देश पे नहीं बल्कि 3 महाद्वीपों पर राज किया। कहाँ पर? 3 महाद्वीपों पर। और बताते हैं कि वो इतनी बड़ी सल्तनत बन चुकी थी कि जब उसे 1922 में जब बैन किया गया या ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो वहाँ से 42 देश निकले। कितने? 42। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे ग्रीस हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ऐसे बहुत सारे देश वहाँ से निकले। तो आप समझ सकते हो कि इतना पावरफुल था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओटोमन एम्पायर को इतना पावरफुल क्यों माना गया, वो एक लॉन्ग पीरियड तक क्यों चला? क्योंकि देखो कहते हैं सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है। क्योंकि जितनी भी सल्तनतें रही हैं, जैसे रोम सल्तनत रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हक के रास्ते पर हो। समय समय पर क्रिटिसाइज़ किया गया, यहाँ तक जो ज़्यादा फेमस हुआ, जो ज़्यादा बड़ा हुआ, खुदा मान लिया। ये सुन रखा होगा आपने, यानी बुतों की पूजा की। मंगोलों के बारे में सुन रखा होगा, मंगोल तो इंसानियत के नाम पर धब्बा थे, वो इंसान थे ही नहीं। उनका ये था कि जिस भी रास्ते से गुजरे वहाँ की जो धूल है, वहाँ की जो तुम्हारी घास है ना, उसको सुखा दिया। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 6 बार मंगोलों ने भारत पर आने की कोशिश की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे कहते हैं ना फुल टॉस में छक्का मारता ना कोई, ऐसे भगाया। यानी मंगोलों का कुत्ता बना दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में। तो सोचिए, मंगोल वो हक के रास्ते पर नहीं थे। रोमन साम्राज्य का मैंने आपको बता दिया, सिकंदर जो अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, प्रजा से उसे कोई खास मतलब था नहीं। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर की बात आती है तो इन्होंने इंसानियत को बचाया, इंसानियत को आगे बढ़ाया। सोचिए कि कोई एक ओटोमन एम्पायर जो एक तरीके से उसकी स्टार्टिंग एक तरीके से सोगुत से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ओर्तुगल गाजी सोगुत में अपना काई कबीला लेकर आए 40 परिवार के साथ। वहीं पर जो है उस्मान गाजी पैदा हुए और पहली राजधानी जो है ओटोमन एम्पायर की सोगुत थी। उसके बाद वो बुरसा शिफ्ट हो गई। तो बुरसा में उस्मान गाजी, जहाँ पर उनकी मज़ार है। सोचिए, उस्मान गाजी जो एक छोटे से कबीले से स्टार्ट हुए, उसके बाद वो 40 देशों में तब्दील हो गए और इतने बड़े महाद्वीप पर उन्होंने कब्जा किया। एक महाद्वीप पर नहीं, 3 महाद्वीप पे, यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका। पूरी दुनिया में जितनी भी सल्तनत बनी है ना, उसमें से मात्र एक ओटोमन एम्पायर एक ऐसी थी जो हक के रास्ते पर, इंसानी के रास्ते पर पहली सल्तनत थी जिसने 3 महाद्वीपों पर राज किया। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे रोम है और जैसे मंगोल है, बट वो हक के रास्ते पर थोड़ी नहीं थे। तो ये आप समझ लीजिए कि वो पावरफुल कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को साथ लिया। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो जब कंफर्ट जोन में जाता है, जब उसे लगता है कि यार मेरा धर्म सेफ है, मैं मेरी अपनी जो मेरा बिलीफ है खुदा को मानने का, वो मैं अपना बिलीफ को मान सकता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ही वो जुड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो बैन क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पावरफुल क्यों हुई। तो पहले बात करते हैं पावरफुल पे। पावरफुल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी उनकी कि ज़मीन पर अगर आप इंडिया, मान लीजिए इंडिया से अगर बिजनेस करना चाहते हो आप, या आप चाइना से बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको उनकी सरजमी से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 महाद्वीप पर फैल चुके थे और आपको अगर बिजनेस करना है तो उनकी सरजमी पर ज़मीन पर आना पड़ेगा। आज तो हेलीकॉप्टर है, उस समय तो हेलीकॉप्टर नहीं थे। ये पहली वजह थी। अब इसको मैं और डिटेल से समझा देता हूँ आपको। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा वो जब भारत आया था तो बहुत सारे लोग कहते हैं उसने भारत की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, समुद्री रास्ते की खोज की। किस लिए? बिजनेस के लिए। उसने क्यों की? क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो व्यापारिक रास्ता था, और ये रास्ता वही रास्ता था जहाँ से आपको ओटोमन एम्पायर को कर देना होता था, क्योंकि टर्की तो नहीं था उस समय, ओटोमन एम्पायर था। जहाँ से भी निकलोगे ओटोमन एम्पायर का हिस्सा जरूर आता था और वहाँ आपको कर देना होता था। तो जिस तरीके से जब आप आगे तरक्की करते हो तो कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ओटोमन एम्पायर को पसंद नहीं करते थे कि ये तरक्की कर रहा है। और वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो सल्तनत उस्मान है, थे तो वो मुस्लिम, और मुस्लिम भी थे, सुन्नी मुस्लिम थे।
तो ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन थे, ऐसे बहुत सारे यहूदी थे जो उस दौर में भी उनको पसंद नहीं क्या करते थे। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि इनको डाउन करने के लिए अब हम दूसरे रास्ते की खोज करते हैं, क्योंकि अगर इंडिया से बिजनेस करना है या और दूसरे जगह से बिजनेस करना है तो हमें तो जाना पड़ेगा उसी रास्ते से, ओटोमन एम्पायर वाले रास्ते से, और वहाँ हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताऊँ कि वो इनकम कैसे जनरेट करते थे। ओटोमन एम्पायर जो इनकम जनरेट करते थे वो ऐसे करते थे कि जब आप रास्ते से होके गुजरोगे तो आप तो मुसाफिर हो, तो वो आपको सुरक्षा की गारंटी देते थे। वो कहते थे आप इस रास्ते से होके गुजरोगे तो हम आपको सराय बना के देंगे, यहाँ आप आराम से रुक सकते हो। उसके बराबर में बाज़ार हुआ करती थी, जैसे हानली बाज़ार है, जैसे आपको पता है इस्तांबुल में इस समय सबसे बड़ी बाज़ार है, दुनिया की पहली कवर्ड मार्केट और बड़ी मार्केट जो है तुम्हारे की ग्रैंड बाज़ार, और उसी के बराबर में सराय है। आप ओटोमन एम्पायर वाले जो फील्ड है जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया, आप देखोगे वहाँ पर सराय होगी और एक बाज़ार होगी। वो किस लिए? मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर वहाँ से गुजरेगा, सराय में रुकेगा और उसके बाद वो बाज़ार में अपना जो है रोटी वोटी जो लेनी है कर सकता है। उसके बदले में वो क्या कर लेते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे और सुरक्षा की गारंटी दिया करते थे। सुरक्षा किससे? कि आपको कोई लूट नहीं ले, जैसे मंगोल से ले लो, क्योंकि मंगोल तो उस दौर में भी थे। तो ये उनकी इनकम जनरेट हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप तरक्की करते हो तो आपके कुछ दुश्मन भी होते हैं। तो उसी दुश्मनों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको गिराना चाहते थे। तो वास्को डी गामा को इंडिया भेजा गया कि आप भाई समुद्री रास्ते की खोज कीजिए। उसने उस रास्ते की खोज कर ली, तो यहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती थी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब उनका जो एम्पायर का दौर था 600 साल, इतना लंबा क्यों चल पाया? क्योंकि दुनिया में वाहिद एक सल्तनत ऐसी है, ओटोमन एम्पायर, जो हक के रास्ते पर इतने लंबे समय तक चल पाई। उसकी वजह थी कि उनके नियम, उनके रूल, उन्होंने और सल्तनतों ने क्या गलती करी जो उन्होंने नहीं करी। ओटोमन एम्पायर को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, यूरोप में क्रिटिसाइज़ किया गया और महाद्वीपों पर क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ओटोमन एम्पायर में कभी भी गृह युद्ध नहीं हुआ, यानी इनमें आपस में कभी भी खुद में नहीं, मतलब वो हुई, कहते हैं ना जैसे खुद में लड़ाई भड़क गई हो या उनकी प्रजा उनके खिलाफ हो गई हो। ओटोमन एम्पायर के खिलाफ प्रजा कभी सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि उनके नियम बहुत अच्छे थे, हक के रास्ते पे थे। दूसरी चीज़ उनकी ये थी कि जैसे अभी अब मुग़लों को ले लो, जब मुग़ल इंडिया आए तो उनमें बहुत सारे राजाओं पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। ऐसा आरोप लगता है, अब सच्चाई ये अलग चीज़ है। लेकिन ओटोमन एम्पायर पे ये कभी दाग नहीं लगा 600 साल के अंदर कि इन्होंने ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया है। जबकि इनके कबीले में, इनके समाज में हर वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ तक क्रिश्चियन लोग रहते थे, सारे वर्ग के लोग रहते थे। ये इनकी खास विशेषता थी। हालांकि ये इस्लाम का पैगाम देते थे, बट कभी भी इन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ये दो चीज़। तीसरी चीज़ इनके पावरफुल होने की ये थी कि इनका मकसद ये था इंसानियत को आगे बढ़ाना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि जब ये काई कबीला जब तरक्की करने लगा और सोगुत मार्केट में इनका बहुत अच्छा वर्चस्व हो गया, तो आप देखोगे कि जब उस्मान गाजी का दौर आया तो उस्मान गाजी का जो भाई था, यानी उर्तुल गाजी का लड़का, उसने क्या करा कि अपने कबीले में कुछ लोगों को पैसे बंटवा दिए ब्याज पे। वो किसने बांटे? यहूदियों ने, क्रिश्चियन लोगों ने बांटे। तो क्रिश्चियन लोग आते हैं और वो उन लोगों को पीटते हैं। उसके बाद उर्तुल गाजी को पता चलता है। उर्तुल गाजी पहले उन्हें मार के भागता है, उसके बाद अपने लड़के को थप्पड़ मारता है और पूछता है क्या बात है। तो लड़का कहता है कि हमने ब्याज पैसे लिए। तो उर्तुल गाजी पहले अपने लड़के को पीटता है, उस्मान गाजी इससे दूसरे वाले को। उसके बाद वो पब्लिक को बुलाता है और उनके पैसे लौटाता है। तो उस समय बामसी उससे कहता है कि भाई बे, आपने पैसे क्यों लुटाए और आप हमेशा पैसे क्यों देते हुए आए हैं, क्यों प्रजा पैसे लुटाते हैं? तो पता है उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि बामसी, हम जो जीते हैं ना, हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें, एक हमारा धर्म और एक हमारा तलवार। हम सिर्फ दो चीज़ों के लिए जीते हैं। तो ओटोमन एम्पायर में 36 सुल्तान रहे और एक लंबे जो सुल्तान हैं, यानी ज़्यादा जिनकी संख्या है ना, वो सिर्फ धर्म के लिए जिए हैं, इंसानियत के लिए जिए हैं, पैगाम के लिए जिए हैं, दौलत के लिए भी जिए, बहुत सारे वो बाद में आऊँगा। तो 36 सुल्तानों ने राज किया, जो 1299 से स्टार्ट हुआ और 1922 तक। और जब ओटोमन एम्पायर पे बैन लगा तो बैन लगते लगते 40 देश वहाँ से बन चुके थे, 42 देश बन चुके थे। सोचो कितना पावरफुल होगा। ये मैंने आपको कहानी बता दी। अब सवाल ये है कि ये पीक दौर पे तो था, अब डाउनफॉल जो इनका शुरू हो गया। मैंने कहा जैसे एक तरीके से लोग दूसरे रास्तों की खोज करने लगे और इनको इकोनॉमी वो डाउन करने लगे। दूसरी चीज़ ये थी डाउन होने की इनकी, जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे आपको पता होगा हर जो सुल्तान होता है उनकी 2-3 पीढ़ी जो होती है वो अपने सल्तनत को पीक पे लेके जाती है, कुछ डाउनफॉल करा लेती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुग़ल इंडिया आए, तो मुग़ल कौन आया? बाबर आए, बाबर हुए, उसके बाद हुमायूं और अकबर। अकबर का दौर ये है कि जब इंडिया में एक दो सल्तनत को छोड़कर बाकी पूरी सल्तनत जो है राजा अकबर के अधीन हो चुकी थी, आपको पता है। और राजा अकबर का दौर ये था कि मुग़ल दौर पीक पे था। ये तीन जनरेशन थी, कौन सी? बाबर वाली, हुमायूं वाली और अकबर वाली। अब आ जाता हूँ डाउनफॉल वाली। जहांगीर ने कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि उसे जो इज़्ज़त मिली है, राजा अकबर के लड़के थे इस वजह से इज़्ज़त मिली। उसके बाद जहांगीर का लड़का शाहजहां, उन्होंने ताजमहल बनवाया, मतलब मोहब्बत करी, तो उन दोनों ने कुछ खास किया नहीं इतिहास में। लेकिन उनके जो लड़के थे औरंगजेब, उन्होंने फिर दोबारा मेहनत करी। औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने प्रजा का इतना ख्याल रखा, वो जो दोबारा स्थिर हो गया था मुग़ल दौर, उसको दोबारा ऊपर ले गए। और वो अपने खुद के लिए सर्वाइव करने के लिए जो है, बताते हैं कि नमाज की टोपी सिलते थे और उससे जो इनकम जनरेट होती थी वो अपने यूज़ में ले आते थे। जबकि वो कौन थे? सुल्तान थे। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक जो एक सल्तनत रही है ना, उसके डाउनफॉल भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। यानी एक दो जनरेशन होती है जो उसको ऊपर लेके जाती है, एक दो जनरेशन होती है डाउन करती है। सेम इसी तरीके से, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सेम इसी तरीके से ओटोमन एम्पायर में जो राजा हैं, जैसे पहले जो राजा उस्मान गाजी, उसके बाद दूसरे ओरहान गाजी उनके लड़के, जो चौथे जो वजीर थे, उन्होंने इस वर्चस्व को आगे बढ़ाया और काफ़ी हद तक जो है ओटोमन एम्पायर को फैला दिया। जो चौथे थे, यहाँ से मालदारी जो है झलकने लगी थी। उसके बाद 5 में आपको पता होगा जो सुल्तान अहमद थे, जिन्होंने 5वीं मस्जिद, आपको पता होगा, जो ग्रीन टॉम के नाम से फेमस है। हमाम का कारोबार बढ़ गया, टेक्सटाइल का कारोबार बढ़ गया था इनका, कालीन का कारोबार बढ़ चुका था, एग्रीकल्चर भी बढ़ चुका था। उसके बाद जो 10वें हैं, जो सुलेमान, जिसे मैग्निफिसेंट बोला जाता है, उन्हें ये उपाधि दी गई क्योंकि उस समय व्यापारिक जो उन्होंने ये मामले सुधारे, कर वाले जो मामले सुधारे और जो कानून बनाए ओटोमन एम्पायर के, वो बहुत अच्छे हैं। 10 में जो सुल्तान है, जो सुलेमानिया मस्जिद, मैंने ब्लॉग बनाया है, जो सुलेमानिया मैग्निफिसेंट बोला जाता है, उन्हें ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उस समय ये काफ़ी पीक पे था। और वो तो मस्जिद से उन्होंने यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज बनाए उस समय, यहाँ पर उन्होंने 5-6 मदरसे बनाए, स्कूल्स बनाए, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए उस समय। तो बहुत कुछ आगे बढ़ चुका था। उसके बाद जो 14वें सुल्तान है, जो आपको पता होगा सुल्तान अहमद भी बोला जाता है, सुल्तान अहमद भी बोला जाता है, जिन्होंने ब्लू मस्जिद के बारे में आपको पता है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी अच्छे और बुरे सुल्तान रहे। बुरे सुल्तान का सेंस ये है जो प्रजा को ज़्यादा आगे तक या अपनी सल्तनत को ज़्यादा आगे तक खींच के नहीं लगाए। यानी कुछ दौर ऐसा था, कुछ दौर ऐसा था, कुछ दौर ऐसा था, ये था। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इस पर बैन क्यों लगा? जब डाउनफॉल हुआ तो आपको पता है, जब पहला गृह युद्ध हुआ यानी जर्मनी वाला, तो इन्होंने जर्मनी का साथ दिया। तो जब जर्मनी का साथ दिया तो यहाँ से डाउनफॉल हो गए, एक तरीके से बैंकक्रप्ट हो गए। इन्होंने जर्मनी से पैसे मांगे, रूस से लड़ाई हुई, एक रूस से लड़ाई जीते, एक हारे। कुल मिलाकर के ये गृह युद्ध तो नहीं कहोगे, ये चीज़ें इतनी ख़राब होती चली गई कि इन्होंने अपने आप को बैंकक्रप्ट दिखा दिया। जो दूसरे इनके जो खिलाफ थे लोग, वो लोग तरक्की करने लगे। लास्ट में ये हुआ दोस्तों कि 1922 में आते आते हर जगह क्रांति फैलने लगी और हर जो कंट्री, जो एरिया है, वो अपने आप को ये कहना चाह रहा था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रीस है, जैसे इराक है, या और बहुत सारे देश हैं। लास्ट में ये हुआ दोस्तों, आपको पता है कि जब ओटोमन एम्पायर बिखरा तो ऐसा बिखरा कि वहाँ से 40-42 देश जो है वहाँ से निकले और 1922 में इन पर बैन लगा दिया गया। टर्की में भी, जो टर्की नाम तो नहीं था उस समय, टर्की में भी एक राष्ट्र, लोगों के अंदर देशभक्ति जागी कि हमारा देश होना चाहिए, और बाद में जो है टर्की जो है देश बन गया। 1922 में इन पर जब बैन लगा तो समुद्री रास्ते जो है इनके लिए बंद कर दिए गए। बताते हैं कि 100 साल के लिए बैन लगा और आज जो है 2022 चल रहा है, कुछ समय बाद 2023 आ जाएगा, तो ये जो है जो इन पर बैन लगाया गया था वो दोबारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन छूट गई है। ओटोमन एम्पायर के 600 साल के इतिहास को बताना इतना आसान तो नहीं है कि 10-12 मिनट की मैं वीडियो में बता सकूं, लेकिन मैंने मोटे मोटे पहलू बताने की कोशिश की और आम भाषा में बताने की कोशिश की कि कितने पावरफुल थे वो और कैसे कैसे उनका इनकम जनरेट करने का तरीका था, आखिर बैन क्यों लगा। और कोई पॉइंट छूट गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट 2023 आने वाला है और ये टर्की में खुशी की लहर है और इन्वेस्टमेंट ये बहुत कर रहे हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैंने आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश की कि ओटोमन एम्पायर कैसे पीक पर गया, कैसे डाउन होया और कैसे वो ख़त्म हो गया। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।